अनोखी अपनी सास सुशीला, ससुर मनोज और पति नमन के साथ रहती है। अनोखी बहुत ही फैशनेबल होती है और उसे छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है। ठंड काफी बढ़ चुकी थी। ऐसे में एक रात अनोखी घर का सारा काम खत्म करके छोटे कपड़े पहनकर अपनी सहेली के पास जाने के लिए निकलती है। अरे ओ हीरोइनी, कहाँ चली मटर गश्ती करने? आखिर टोक ही दिया। वही मैं सोच रही थी कि अभी तक मुझे किसी ने टोका कैसे नहीं। काली बिल्ली कभी मेरा रास्ता काटे ना काटे, लेकिन आप तो जरूर काटती हो। ज्यादा फालतू की बकर बकर मत कर और चुपचाप ये छोटे कपड़े उतार कर गर्म कपड़े पहन ले और फिर जा बाहर। नहीं माँ जी, मैं तो छोटे कपड़ों में ही बाहर जाऊंगी। ये कपड़े मेरे फैशन को दर्शाते हैं। मैं बाहर बूढ़ी अम्मा बनकर, यानी शॉल और मफलर पहनकर नहीं जा सकती। बहू, हमने आज तक तुम्हें तुम्हारे फैशन के लिए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस समय कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है और ऐसे में अगर तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो तुम्हारी ही तबीयत खराब हो जाएगी। और नहीं तो क्या, इसे तो बस हर जगह फैशन फैशन और फैशन ही दिखता है। अरे कैसी लड़की है तू, प्राण जाए पर फैशन न जाए। कुल्फी जम जाएगी तेरी बाहर। कुल्फी जमे या दही, आपसे मतलब? आप मुझे रोक टोक नहीं कर सकती। हटिए अब मेरे रास्ते से और मुझे शांति से जाने दीजिए। अनोखी किसी की भी बात सुने बगैर वहां से चली जाती है और अपनी सहेलियों के पास किटी पार्टी के लिए चली आती है। ओह माय गॉड अनोखी, तू तो एकदम एटम बॉम्ब लग रही है। यार अनोखी, इतनी खून जमाने वाली ठंड में तू इतने छोटे कपड़े कैसे पहन सकती है? अब क्या कर सकते हैं, मैं हूँ ही अनोखी, सबसे अलग। अब तुम सबको देख लो, कैसे बेवकूफों की तरह मफलर और स्वेटर पहनकर आए हैं। लेकिन मैं तो अपना फैशन अपने साथ कैरी करती हूँ। क्या करूँ, बचपन से ही ऐसी हूँ। डिजाइनर और फैशनेबल कपड़े पहनना तो मेरे खून में ही है। सीरियसली बहन, मान गए तुझे। ठंडी हो या गर्मी, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो ये ले, ये आइसक्रीम खा ले। ये मेरे घर में तो कोई खाने से रहा, तो तू ही खा ले इसे। चल जल्दी खा अब। हाँ, वो मैं आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी। अब आई ना लाइन पर। अरे यार, इतना शो ऑफ भी मत कर, हम सब जानते हैं। शो ऑफ करने की जरूरत तुम जैसी लड़कियों को होती है। मैं तो पैदा ही शो ऑफ के साथ हुई थी। फैशन और शाइनिंग ये तो जन्म से ही मेरे पास है। और मैं आइसक्रीम ठंड से डर कर नहीं, बल्कि डाइट के लिए नहीं खा रही। वो क्या है ना, फिगर मेंटेन करूंगी तभी तो छोटे कपड़े पहन पाऊंगी, वरना तुम लोगों जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे मुझे। अनोखी के इस एटीट्यूड को देखकर उसकी सहेलियां उससे बहुत जलने लगती है। लेकिन अनोखी घर पर कंबल ओढ़कर और स्वेटर और मफलर पहनकर ही बैठती है। लेकिन बाहर निकलने के टाइम वो फिर से अपने छोटे कपड़े पहन लेती है। अच्छू, अरे यार, गॉड ब्लेस यू अनोखी। अरे काय का गॉड ब्लेस, इसके जैसी धीट लड़की को तो गॉड चारा भी ना डाले। अरे हमारा कहना ना मानने का नतीजा है ये। कहा था मैंने स्वेटर पहनकर जाने को, लेकिन नहीं, इस महारानी को तो दुनिया को अपना फैशन दिखाना है। अरे अगर इतने छोटे कपड़े पहनोगी तो इसी तरह सर्दी जुकाम होता रहेगा बहू। अनोखी, माँ और पापा एकदम सही कह रहे हैं, तुम्हारी सेहत के लिए ये सब ठीक नहीं है। अरे मुझे भी बहुत ताज्जुब लगता है कि तुम इतनी भयंकर ठंड में इतने शॉर्ट कपड़े कैसे पहन सकती हो। अरे इतनी ठंड में छोटे कपड़े पहनना भी एक आर्ट है, और ये आर्ट सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट को आता है, और वो मैं हूँ। इसीलिए आप लोग अपनी सहूलियत और अपनी सलाह मशवरे अपने पास ही रखो। मुझे उन सब की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अनोखी वहां से स्टीम लेने जाती है। अरे ओ फैशन वाली बहू,
अगर तेरे में इतना दम है तो घर में भी छोटे कपड़े पहन कर दिखा। ये स्वेटर और कान टोपी क्यों पहने हैं तूने? इस हैंड ग्लोव्स को भी निकाल दे। माँ जी, आपको हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा मुझे किसी की भी सलाह मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं क्या पहनूं और क्या नहीं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे आप बाबा आदम के जमाने की साड़ियाँ पहनो या फर्नीचर स्टाइल वाली, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाश पीटी गई की? अरे सत्यानाश हो तेरा और तेरे इन छोटे कपड़ों का। फिर एक दिन अनोखी अपने मायके चली जाती है और तभी वहां पर अपनी भाभी देविका के सामने वो कुछ ज्यादा ही शाइनिंग मारने लगती है। ये देखो माँ, कैसे लग रहा है मेरा नया वन पीस? लग रही हो ना एकदम हीरोइन। हाँ बेटी, लगता तो रही है, पर इतने ठंड में इतना छोटा वन पीस। ओफो माँ, अब आप भी बाकी बोरिंग लोगों की तरह वही पुरानी घिसी पिटी बातें मत शुरू करो। ये लो अनोखी, तुम्हारी चाय। अरे नहीं देविका भाभी, मैं चाय नहीं पीती, मैं तो सिर्फ कॉफी पीती हूँ। और भाभी, अगर आपको स्वेटर पहनना है तो कोई नए स्टाइल का पहन लेती। आपका ये स्वेटर तो एकदम पुराने जमाने का लग रहा है, एकदम बाबा आदम के टाइप का। और आप इस स्वेटर को पहनकर तो एकदम नानी माँ लग रही हो। अब क्या करे, हर कोई तुम्हारी तरह इतना स्टाइलिश थोड़ी ना हो सकता है। हाँ भाभी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। चलो ना अनोखी, हम बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी। तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है ना, इसीलिए। ठीक है भाभी, चलिए। फिर अनोखी और देविका दोनों मिलकर एक साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। और शॉपिंग होने के बाद देविका अनोखी को एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जिसके ओपन टॉप फ्लोर पर काफी ज्यादा ठंड लगती है। घर में तो बहुत उड़ रही थी ना, अब देखना कैसे टाइट टाइट फिश होती है तुम्हारी। ओह गॉड, यहाँ के इस ठंड में तो मेरी सच में कुल्फी जम जाएगी। मैं तो घर के गर्म कपड़ों में ही अच्छी थी, ये बाहर की ठंडी हवा में तो मेरी ही हवा टाइट हो रही है। अनोखी ठंड से कांपने लगती है। अरे क्या हुआ अनोखी, तुम अचानक से चुप क्यों हो गई? वो भाभी, मैं। अरे क्या हुआ अनोखी, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम मेरी शॉल ले सकती हो। नहीं भाभी, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। फिर वो दोनों 1 घंटे तक वहीं पर बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद में अनोखी बहुत बीमार पड़ जाती है और उसे बहुत तेज बुखार आता है, जिस कारण ससुराल जाकर वो बेड पर ही पड़ी रहती है और घर का सारा काम उसकी सास को ही करना पड़ता है। नालायक बेशरम कही की, और पहनना छोटे कपड़े और जा मटक मटक कर बाहर। 1000 बार चेतावनी दी है, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। माँ जी, अब तो मैं बीमार हूँ ना, प्लीज अब के लिए तो तानों का टेप बजाना बंद कीजिए। अरे चुप कर तू, ये सब तू जानबूझकर करती है ताकि बीमार पड़कर तेरा सारा काम मुझसे करवा सके, मेरे माथे मार सके। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अनोखी की सास उसे बहुत सुनाती है और फिर बाद में जब नमन अनोखी के पास उसकी देखभाल के लिए जाता है, तभी सुशीला उसे रोक लेती है। रुक जा नमन, तुझे इस लड़की की देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सेवा करते करते हमें ही सर्दी बुखार हो जाए, इसीलिए मैं कहती हूँ इसे ही खुद की देखभाल करने दे। इतने छोटे कपड़े पहनकर जाने के लिए इसे किसी ने भी नहीं कहा था, बड़ी आई नखरे करने वाली। एक दिन जब सुशीला एक शादी में जाती है, तभी वहां पर अनोखी छोटे कपड़े वाला लहंगा पहनकर आती है। अरे निर्लज्ज लड़की, अभी अभी बीमार होकर ठीक हुई है
लेकिन 2 दिन हुए नहीं कि तूने फिर से छोटे कपड़े पहन लिए। नालायक कहीं की। हाय राम, सुशीला बहन, तुम्हारी बहू तो एकदम ही स्टाइलिश निकली। अरे इतने ठंड में भी कितना छोटा लहंगा पहना इसने। सच में तुम तो एकदम अलग ही हो अनोखी। थैंक यू आंटी जी। अभी शादी में हम सब आलव के सामने बैठने के लिए थोड़ी आए हैं जो शॉल या चादर ओढ़कर बैठे। अरे हम तो शादी में आए हैं तो शादी वाले कपड़े पहनकर ही आएंगे ना। सही कहा तुमने। मैं तो हमेशा ही सही बोलती हूँ, लेकिन कुछ चंद गिने चुने गंवार लोग हैं जिन्हें मेरी बातें सही नहीं लगती। अनोखी की बातें सुनकर सुशीला को उस पर बहुत गुस्सा आता है और घर जाने के बाद वो अनोखी को घर पर ही नहीं लेती। ठंड में अंग प्रदर्शन करने का तुझे बहुत बड़ा शौक चढ़ा है ना। बड़ी चूल मची रहती है तुझ में। जा, अब तो तुझे मैं घर में ही नहीं लेने वाली। आज तक तू घर के बाहर ही कुड़ते हुए बैठेगी। तेरे इसी नाटक की वजह से तू बीमार पड़ती है और घर में कोई काम नहीं करती। अरे तेरे कारण हम सब एक दिन बीमार होकर बैठ जाएंगे। अरे माँ जी, ये बातें तो आप मुझे घर के अंदर लेकर भी कह सकती है ना। मुझे यहाँ पर बाहर क्यों खड़ा रखा है? प्लीज मुझे अंदर लीजिए ना। अगर मैं रात भर यहाँ पर बैठी तो इस कड़ाके की ठंड में तो मैं मर ही जाऊंगी। आज तेरी यही सजा है कि तू रात भर घर के बाहर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुझे घर के अंदर नहीं लेने वाली। अनोखी रात भर ठंड में ही बाहर रहती है और उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उसकी अकल ठिकाने पर आती है और अगले दिन सुशीला से और बाकी घर वालों से वो माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए। रात भर बाहर ठंड में बैठकर मुझे समझ आ गया कि फैशन से ज्यादा जरूरी हमारी सेहत होती है। मैं आप तीनों से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ठंड में छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। बाहर जाते समय हमेशा स्वेटर पहनकर जाऊंगी। फिर घर वाले अनोखी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वह छोटे कपड़े पहनना बंद करती है और गर्म कपड़े पहनकर ही घर के बाहर निकला करती है। ऋषा की शादी जतिन से होती है। जतिन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो ऋषा से प्यार भी बहुत करता है। गुड मॉर्निंग बेबी, चलो उठ जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम्हारी पसंद के मैंने सारे आइटम बनाए हैं। ओ माय गॉड, ये सब क्या है? जतिन, घर में इतने सारे नौकर होने के बावजूद भी तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए तुम्हारा ये नाचिस पति आज से रोज ब्रेकफास्ट बनाएगा। थैंक यू सो मच जतिन। लेकिन सच कहूं, इन सब की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, पर फिर भी तुमने जो भी किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी केयर और इतनी पैम्परिंग आज तक मेरी किसी ने भी नहीं की। हाँ बेबी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कमी करने नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और ढेर सारा प्यार करूंगा। फिर एक दिन ऋषा काम को लेकर बहुत ही परेशान होती है। ओह नो, ना जाने अब क्या होगा। बस भगवान करे कि बॉस को मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आ जाए। ऋषा को इतनी चिंता में देखकर वहां पर जतिन आ जाता है और उसका मनोरंजन करने लगता है। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ गॉड जतिन, तुम्हारी ये नौटंकी बंद करो। लेकिन ईशा बेबी, मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ये सब कर रहा था, ताकि तुम मेरा ये अजीबोगरीब डांस देखकर थोड़ा सा हंस लो और अपने टेंशन को भूल जाओ। अरे तुम्हारी ये नौटंकी देखकर मुझे और भी ज्यादा इरिटेशन हो रही है। अब जाओ यहाँ से।
मेरा मूड और खराब मत करो, हम बाद में बात करते हैं। ऋषा की बातें सुनकर जतिन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। फिर एक दिन, ऋषा बेबी, चलो ना, नए साल पर कहीं घूमने चलते हैं। स्विट्जरलैंड चले या फिर तुम्हारा फेवरेट स्कॉटलैंड। वहां ग्लासगो में मेरा एक दोस्त भी रहता है। वहां विंटर्स में जाने का मजा ही कुछ और है। तुम क्या कहती हो? ओफो जतिन, मैं यहाँ पर काम में बिजी हूँ और तुम हो कि तुम्हें नए साल पर घूमने जाने की पड़ी है। अरे ऋषा बेबी, मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा है ना कि ये जॉब छोड़कर तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करो। क्यों इतना जिग कर रही हो? शट अप जतिन, तुम एक बिजनेसमैन हो। तुम्हारे हाथ के नीचे कई सारे लोग काम करते हैं, लेकिन मैं एक कंपनी में काम करने वाली एम्प्लॉय हूँ। मुझे आगे जाकर मेरे बॉस को जवाब भी देना पड़ता है। और रही बात तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने की, तो मुझे तुम्हारी कंपनी बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करनी। ये जॉब मैंने अपने दम पे हासिल की है, लेकिन तुम्हारी कंपनी में आऊंगी तो ऐसा नहीं होगा, समझे तुम? अरे लेकिन ऋषा, मेरी पूरी बात तो सुनो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ कहीं पर। मैं अकेली मनाऊंगी नया साल, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। जब देखो तब कुत्ते की जैसे मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो। अरे जरा तो मैच्योर आदमी की तरह बिहेव करो। तुम तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की जैसे हो। सब कुछ बताना पड़ता है तुम्हें, और ऊपर से हर बात के लिए जिद करते हो। ऋषा जतिन पर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बालकनी में चली जाती है। वही जतिन भी अपने कमरे से बाहर चला जाता है। ओ वाह, टूटता तारा, ये तो कमाल ही हो गया। जल्दी से विश मांग लेती हूँ। हे भगवान जी, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे इस बचकाने पति को थोड़ा मैच्योर बना दो, इसमें थोड़ी समझ डाल दो और इसे नए साल में एकदम ब्रांड न्यू बना दो, एकदम जतिन 2.0। ये विश मांगकर ऋषा सोने जाती है, लेकिन जब वो 1 जनवरी की सुबह उठती है, तभी वो देखती है कि उसकी मेड उसके लिए नाश्ता लाई है। अरे तुम यहाँ पर? साहब कहाँ पर है? हर सुबह तो वो ही नाश्ता लाते हैं मेरे लिए। अरे मैडम जी, साहब तो आज जल्दी ऑफिस के लिए निकल गए। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम जी, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता देना, अभी मैं चलती हूँ। यस, थैंक यू। जतिन तो हर रोज मेरे लिए नाश्ता बनाता है और कितने प्यार से सर्व भी करता है। खैर, मुझे क्या, मैं क्यों इतने हैरान हो रही हूँ? ये तो अच्छी ही बात है ना कि आज वो मुझे जगाने के लिए नहीं आया। चलो, नए साल की नई शुरुआत तो अच्छी ही हुई है। जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ, वरना वहां पर मेरी नई शुरुआत बुरी हो जाएगी। फिर ऋषा तैयार होकर ऑफिस के लिए चली जाती है। रात में जब जतिन ऑफिस से घर आता है, तभी ऋषा भूखी ही बैठी होती है और वो उससे एकदम सीरियस टोन में बात करता है। ऋषा, तुमने खाना खाया क्या? नहीं, भूख नहीं है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बोलकर जतिन वहां से चला जाता है और उसका ये बदला बदला सा बर्ताव देखकर ऋषा हैरान हो जाती है। अरे ये क्या? ये पक्का जतिन ही है ना? या कोई और घुस गया है मेरे घर में? इसे क्या हो गया है अचानक से? कहीं मेरी शूटिंग स्टार से मांगी हुई विश सच में पूरी तो नहीं हुई ना? फिर अगले दिन ऋषा का उसके ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और उसी कारण वो थोड़ी सी स्ट्रेस होकर घर में बैठी होती है। ऋषा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? ठीक तो हो ना तुम? हाँ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हारा जब मन करेगा तब बताना। अब मुझे जूम कॉल मीटिंग अटेंड करनी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मिलते हैं डिनर पर। ओके। आज भी जतिन ऋषा को बिना मनाए ही चला जाता है।
ये क्या हो गया है इसे? इसका ड्रामा कहाँ चला गया? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ही विश मांगी थी, लेकिन अब जब ये मैच्योर आदमी बन गया है तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? ये तो बिल्कुल भी अपना नहीं लग रहा, एकदम पराया पराया सा लग रहा है। रीशा को अब बहुत ही बुरा लगने लगता है। फिर एक दिन रीशा जतिन से कहती है, जतिन चलो ना, हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। नेक्स्ट वीक हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है। उस अवसर पर बहुत मजा आएगा। स्विट्जरलैंड ही चलते हैं। तुम कह रहे थे ना उस दिन मुझसे, क्या कहते हो? चले फिर? नहीं रीशा, अगले हफ्ते का मेरा शेड्यूल काफी टाइट है। मुझे बैक टू बैक मीटिंग्स अटेंड करनी है। अगर वो डील्स कैंसिल हो गई तो करोड़ों का नुकसान होगा, जो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। क्या? अब रीशा का सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसे गुस्सा होकर कहती है, इनफ जतिन, ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुमने? क्यों इतने बदल चुके हो तुम? क्यों मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? और क्यों मुझे पहले जैसे प्यार और केयर नहीं करते? रीशा, ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? रीशा मत कहो मुझे, मैं तुम्हारी रीशा बेबी हूं ना। पहले तो तुम कुत्तों की तरह आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यही सब तो चाहिए था ना तुम्हें। तुम्हें तो मेरी ये बचकानी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कितनी चिढ़ती थी तुम मुझ पर। तो अब क्या हो गया? तुम क्या चाहते हो जतिन? क्यों पूरी तरह चेंज हो गए यार? अरे तुम क्या चाहती हो? ऐसी कैसी बातें कर रही हो तुम? जब मैं वैसा था तब भी तुम्हें प्रॉब्लम थी, और अब मैं तुम्हें जैसे चाहिए वैसा बन गया हूं तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अब मुझे तुम ही बताओ कि तुम आखिर क्या चाहती हो? तुम्हें जैसे चाहिए था मैंने वैसे ही अपने आप को बदला है। अब और क्या उम्मीद रख रही हो मुझसे? नहीं यार, ऐसा मत करो जतिन। तुम पहले जैसे भी थे वैसे ही अच्छे थे। मुझे तुम्हारे साथ वैसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मुझे कभी किसी का उतना प्यार नहीं मिला जितने तुमने दिया है, और उस प्यार को मैं एक साथ हैंडल ही नहीं कर पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन रीशा, मेरी बात अभी नहीं, मैं अब बहरी हो चुकी हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे रूठ कर मत बैठो जतिन। तुम हंसते और गाते हुए और बंदरों की तरह हरकत करते हुए ही सही लगते हो। अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारे होने से मेरी जिंदगी में कितना उजाला आता है, लेकिन तुम्हारी इस चुप्पी से मेरी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छा गया है। नहीं रीशा, अब मैं जैसा हूं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। नहीं जतिन, अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम इमैच्योर नहीं थे। तुम्हारा प्यार जताने का तरीका वैसे था, और प्यार मैच्योर इमैच्योर थोड़ी होता है। वो तो सीधे दिल से किया जाता है। हाँ रीशा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपनी प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ कैसे हैंडल करनी है। मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ उस तरह से पेश आता था। हाँ जतिन, तुम जब से बदले हो तब मुझे सही मायनों में तुम्हारी असली कीमत समझ आ गई है। लेकिन प्लीज मुझे मेरा पहले वाला पति लौटा दो। मुझे ये नया वाला पति नहीं चाहिए। ये वाला पति मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो रीशा हमेशा से ही इतनी मैच्योर थी, आज उसकी आंखों में अपने पति के लिए आंसू आ चुके थे। फिर जतिन उसके आंसू पोंछकर उसे अपने सीने से लगाता है और वो उसे माफ कर देता है। ओए मेरी जान, बस कर पगली, अब और कितना रोएगी? चलो पैकिंग शुरू कर दो। हम अपनी एनिवर्सरी मनाने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। क्या? सच में? थैंक यू सो मच जतिन, एंड आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। फिर जतिन और रीशा अपनी एनिवर्सरी मनाने स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, और नया साल उनकी जिंदगी में
ढेर सारी खुशियां भर देता है।